नाउ लेट्स स्टार्ट न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है ये जानने से पहले आप वो तमाम बातें सोचिए जो अब तक आप पढ़ चुके हैं। इफ यू आर ड्रॉपर आप 11 12 में पढ़ेंगे, इफ यू आर बिगिनर आप 11 से पहले 19 में पढ़ेंगे। क्या आपने डीएनए आरएनए कभी नहीं सुना? जाहिर सी बात है कभी ना कभी आप सुने होंगे। वो क्या था, डीएनए क्या था, आरएनए क्या था? डीएनए और आरएनए क्या है? तो वही है न्यूक्लिक एसिड। आपने वायरस में पढ़ा था डीएनए भी हो सकता है उसका न्यूक्लिक एसिड, आरएनए भी हो सकता है। तो वायरस का डीएनए कुछ भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। तो ये न्यूक्लिक एसिड है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लिक एसिड इज जनरली अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दैट इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के चैन आपस में जुड़ते हैं तब जाकर वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए में राइबोस शुगर अलग होता है, आरएनए में राइबोस शुगर अलग होता है। डीएनए में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आरएनए में लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर जब हम लोग डीएनए और आरएनए का स्टडी करेंगे वहां पे स्ट्रक्चरल एनालिसिस हम लोग करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द देयर स्ट्रक्चर। In acid pool method, it is found in acid insoluble fraction that is retentate। जब हम लोगों ने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ किसी भी ऑर्गेन या टिश्यू को रप्चर किया था, तो रप्चर करने के बाद हमें दो चीज मिले थे, एक फिल्ट्रेट मिला था, एक रिटेंटेट मिला था। जो फिल्ट्रेट मिला था उसे हम लोगों ने कहा था एसिड सॉल्युबल पूल, जो रिटेंटेट मिला था, जो फ्रैक्शंस मिले थे उसे हम लोगों ने कहा था एसिड इनसॉल्युबल पूल। जो एसिड इनसॉल्युबल पूल है उसमें थे मैक्रोमोलेक्यूल, और मैक्रोमोलेक्यूल में जो भी थे, तो एनसीईआरटी कहता है कि मैक्रोमोलेक्यूल के लिए तो 1000 डाल्टन से ज्यादा वेट होना चाहिए, लेकिन मैक्रोमोलेक्यूल जिसके एग्जांपल एनसीईआरटी ने बात की है पेज 146 पर, ठीक है, पेज नंबर 146 पर जिनके एग्जांपल्स के बारे में एनसीईआरटी ने बात की है वो वहां पे उसने क्या कहा कि इनके मोलिकुलर वेट 1000 डाल्टन 10,000 डाल्टन से भी ज्यादा होते हैं। 10,000 डाल्टन सोचिए, कहीं तो 800 डाल्टन का क्राइटेरिया है, कहीं पे मोलिकुलर वेट 10,000 डाल्टन तक पहुंच जा रहा है। मानेंगे मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स हैज थ्री केमिकली डिस्टिंक्ट यूनिट। यानी कि जो मोनोमेरिक यूनिट होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं किसके, न्यूक्लिक एसिड के, उसके 3 डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, 3 केमिकली डिस्टिंक्ट यूनिट। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, उसने कहा मोनोसेक्राइड एक होता है, मोनोसेक्राइड यानी कि ऐसा पॉलीसेक्राइड जिसको अब आप फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। डाइसेक्राइड मतलब क्या, ऑन हाइड्रोलिसिस व्हिच गिव्स 2 यूनिट ऑफ शुगर। ट्राइसेक्राइड क्या, ऑन हाइड्रोलिसिस व्हिच गिव्स 3 यूनिट्स ऑफ द शुगर। ऑलिगोसेक्राइड्स मतलब क्या, ऑन हाइड्रोलिसिस व्हिच गिव्स 3 to 10 यूनिट्स ऑफ द शुगर। पॉलीसेक्राइड मतलब क्या, on hydrolysis which gives more than 10 units of the sugar। Similarly monosaccharide मतलब क्या, which further which will not give any more unit on hydrolysis further। अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो फर्दर आपको कोई भी ग्रुप नहीं मिलेगा। हाँ, आप अगर न्यूक्लिक एसिड में देखा तो इसमें आपको क्या दिखाई देगा, एक यूनिट होगा आपका मोनोसेक्राइड। जो मोनोसेक्राइड होगा, मोनोसेक्राइड के एग्जांपल में हम लोगों ने ग्लूकोज पढ़ा था, मोनोसेक्राइड के एग्जांपल में हम लोगों ने फ्रुक्टोज पढ़ा था, मोनोसेक्राइड के एग्जांपल में हम लोगों ने राइबोज पढ़ा था। तो यहाँ पे कौन सा मोनोसेक्राइड पाया जाएगा, कौन सा मोनोसेक्राइड, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसमें राइबोज शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर। क्लियर। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड एक पाया था। हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं नाइट्रोजन बेस। क्या है, नाइट्रोजन बेस। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड क्या है, जब फॉस्फेट बोलेगा तो आप PO4-3 लिखेंगे, फॉस्फेट आ रहा है। जब फॉस्फोरिक एसिड बोले तो H3PO4 लिखेंगे। क्लियर। ये पाए जाते हैं, these are the main chemical units of the nucleic acid, that is न्यूक्लियोटाइड के ये 3 मेन यूनिट होते हैं और वो न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल करके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड में
राइबोस शुगर भी अलग होते हैं, अलग अलग न्यूक्लिक एसिड में। डीएनए में अलग राइबोस शुगर होगा, आरएनए में अलग राइबोस शुगर होगा। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड दैट इज नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस तीन तो सेम होते हैं दोनों में, एक एक जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो अलग होते हैं। थाइमिन और यूरासिल हम लोग देखेंगे क्या होगा। फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड क्या चीज है, इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। क्लियर, इसको आप लोग अब नोट कीजिए, इसको अब आप लोग नोट कीजिए ना। देखिए, चूंकि हमने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकल यूनिट्स पाए जाते हैं, जिसमें पहले हम लोगों ने कहा था राइबोस शुगर। राइबोस शुगर या फिर मोनोसेक्राइड हम कहें तो वो 2 तरह के होते हैं। एक तो कहेंगे राइबोस शुगर, एक होगा डिऑक्सी राइबोस शुगर। तो जो मोनोसेक्राइड है, कभी राइबोस हो जा रहा है, कभी डिऑक्सी राइबोस हो जा रहा है। कैसे ये हो रहा है ये हम लोग देखेंगे। समझिए, ये तो पहला कार्बन, पहला कार्बन में OH ऊपर में रहेगा, ठीक। ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा, ये पांचवा, ये पांचवे से जुड़ा OH, ये तीसरे से, ये पहले से, ये दूसरा। देखिए ये जनरल स्ट्रक्चर है। जनरल स्ट्रक्चर यानी कि राइबोस हो या डिऑक्सी राइबोस हो, कोई भी शुगर हो, एटलीस्ट इतने ग्रुप आइडेंटिकल होंगे। ये जो नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं, ये जो आपको दिखाई जा रहा है, ये आइडेंटिकल है। अब ये R ग्रुप वेरी करेगा। अगर ये R ग्रुप H हो जा रहा है तो, और ये अगर R ग्रुप OH हो जा रहा है तो, अगर वो R ग्रुप H हो जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, और OH हो जा रहा है तो क्या कहेंगे। देखो उसका स्ट्रक्चर पहले यहां ड्रॉ करते हैं। देखिए साहब, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, 5 कार्बन हो गए। मैंने ये क्या कहा, यहाँ पे आपको OH ऊपर में पाया जाएगा, यहाँ पे OH एक नीचे में, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, यहाँ पे CH2OH। ये क्या हो गया, ये आपको जनरल राइबोस शुगर हो गया। क्या हो गया, राइबोस शुगर। अब देखिए, अगर हम सेकेंड कार्बन पर, किस कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर अगर एक और OH लगा देंगे तो ये शुगर अब आपको कहलाएगा राइबोस शुगर। क्या कहलाएगा, राइबोस शुगर। समझिएगा, अगर हम इसलिए आगे से इसे पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग आराम से नोट कर सकें, जो भी आप लोग पढ़े याद हो जाए, है ना। जल्दी भी पढ़ा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, लेकिन क्या आप वाकई सीखना चाहते हैं, क्या आप वाकई सीखने की कोशिशों में हैं, ये भी तो हमें दिखना है। और हम पढ़ा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ पढ़ा करके आपको निकल जाए, आपको सिखाना भी तो है। और अगर आपको पहले से आता है तो और अच्छी बात है, एक रिवीजन हो जाएगा। लिखना उतना कुछ नहीं, अगर आपको आता है तो नहीं लिखना है। अगर फिर भी मन है तो लिखेगा, तो इसमें आपकी भलाई है कि आपका एनालिटिकल कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक। हमने क्या कहा, यहाँ पे ऊपर में OH, यहाँ पर नीचे में OH, ये H, ये H दे दिए। कहीं पे भी अगर आपको फ्री वैलेंसी दिख रहा है वहां पे हाइड्रोजन डाल दीजिए। ये OH, ये भी H। हमने क्या कहा, सेकेंड कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर अगर H हो तो, अगर OH हो तो नाम बदल जाएगा। अगर यहाँ पे H दे दिए तो यही हो जाता है डिऑक्सी राइबोस। यानी कि अगर H हो तो क्या बोलेंगे, डिऑक्सी राइबोस, और अगर OH हो तो क्या बोलेंगे, राइबोस। क्लियर, क्यों बोल रहे हैं, देखिए यहां पर नंबर ऑफ OH ग्रुप कितना है, 1 2 3 एंड 4। नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने साहब, कितने बोलिए, 4। यहां पर नंबर ऑफ OH ग्रुप्स 1 2 3।
नंबर ऑफ OH ग्रुप्स कितने हैं? 3। अब आप हमें ये बताइए कायरल कार्बन अगर देखा जाए, कायरल कार्बन किस में ज्यादा होंगे? तो देखिए ये हाइड्रोजन, तो इधर में ये ग्रुप अलग, इधर में ये ग्रुप अलग, इधर में ये अलग, इधर में ये अलग, ये कायरल कार्बन हुआ। इसमें अगर देखा जाए तो इधर में तो ग्रुप अलग है, लेकिन ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये कायरल कार्बन नहीं होगा। यहाँ पर ये कायरल है, देखिए इधर में ये ग्रुप अलग, ऊपर में अलग, ऊपर में अलग, नीचे में अलग, बोलेंगे कायरल कार्बन है। ये भी कायरल कार्बन है, लेकिन इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन। क्या बोल रहे हैं इसको? ये क्या है? CH2OH है ना। अगर CH2OH तो देखिए दो हाइड्रोजन, CH2OH, तो बोलेंगे ये भी कायरल कार्बन नहीं है। यानी कि कितने कायरल कार्बन मिले? नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने? 3। यहाँ पर ये भी कायरल कार्बन, चूंकि वहां पर दोनों H हो गया था इसीलिए वो कायरल नहीं था। यहाँ पे OH है तो यहाँ पे सेकंड कार्बन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? ये भी कायरल कार्बन होगा, ये भी कायरल कार्बन होगा, ये भी कायरल कार्बन होगा। टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हुए? तो बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इक्वल टू, बोलिए 3 एंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन इज इक्वल टू 4। अच्छे से समझिएगा बातों को, इसलिए कि जब हम लोग वो बात करेंगे कि एक जेनेटिक मटेरियल होने के लिए क्या जरूरी है, क्यों डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल नहीं है, वहां पर ये कंसेप्ट लगेगा। मैं अपनी आगे की तैयारी कर रहा हूं, जब मैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ाऊंगा तो ये बातें नहीं करूंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स से एक बात 10 दफा रिपीट नहीं की जाएगी, है ना। ये हम यहाँ पे पढ़ा दिए मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, फिर ये शुगर्स वगैरह नहीं पढ़ाने वाले हैं। वहां पे बस यही बताएंगे कि क्यों डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्यों आरएनए नहीं है। तो यहां से कुछ पॉइंट्स पिक आउट किए जाते हैं। तो अब आप हमें ये बताइए कि राइबोस शुगर में एक OH एक्स्ट्रा है डीऑक्सीराइबोस कंपैरेटिवली एट विच कार्बन? सेकेंड कार्बन। किस कार्बन पर? तो सेकेंड कार्बन पर। तो हम क्या बोलेंगे, अगर डीएनए और आरएनए की बात करें तो बोला जाए कि आरएनए में एक एक्स्ट्रा OH पाया जाएगा डीएनए के कंपैरेटिवली, आरएनए में एक एक्स्ट्रा OH पाया जाएगा डीएनए के कंपैरेटिवली एट विच कार्बन ऑफ द मोनोसेकेराइड और शुगर। तो हम क्या बोलेंगे? सेकंड पोजीशन। किस पोजीशन पर? सेकंड पोजीशन पर। क्लियर? नोट कीजिए आप लोग इसको नोट कीजिए। तो फिर हम लोग पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड्स के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन बेस। चलिए पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? राइबोस शुगर हम लोगों ने पढ़ा, दैट इज मोनोसेकेराइड। फिर हम लोगों ने क्या देखा? उसके बाद से लिखा होता है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में हम लोगों ने क्या लिखा था? नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस को हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम लोगों ने क्यों कहा? समझिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। जिस भी कार्बन के साइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ रिंग के अंदर अगर कार्बन पाए गए, ये मानिए कोई भी एक रिंग बना लेते हैं, जैसे एक पेंटागोन रिंग बना लेते हैं, अगर यहाँ पर और यहाँ पर इन पांचों पॉइंट्स पर अगर कार्बन प्रेजेंट है तब तो ये साइक्लिक चेन है। अगर किसी भी एक पोजीशन पर कोई भी कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट आ जाए, कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा ग्रुप आ जाए, तो अब वो साइकिल हेटेरोसाइक्लिक कहलाएगा। जैसे ऑक्सीजन आ गया, फ्यूरान में होता है ना, फ्यूरान में होता है ये ऑक्सीजन ऐसे, और हम लोग क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो अपना प्यूरिन का और पिरिमिडिन का जो रिंग है, इसमें कार्बन 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 तो था, लेकिन कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी आ गया ना रिंग के अंदर। उधर प्यूरिन में भी इधर पिरिमिडिन में भी नाइट्रोजन आ गया ना, कार्बन के अलावा आया। अब देखिए जो भी स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन के वो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। कुछ हो या ना हो, इसमें ये इतने, प्यूरिन में ये इतने ज़रूर पाए जाएंगे कि पोजीशन 1, 3, 7 और 9 पर क्या पा जाएंगे? नाइट्रोजन।
और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 4 5 और 6 पे क्या पाए जाएंगे? कार्बन। 2 4 5 6 और 8 इस पे क्या पाए जाएंगे? कार्बन। और बाकी की जगह पे क्या पाए जाएंगे? नाइट्रोजन। अब कार्बन में कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप पाया जा सकता है, कहीं पे कार्बोनिल ग्रुप पाया जा सकता है, कहीं पे सिर्फ CH3 पाया जा सकता है, कहीं पे CH डबल बॉन्ड CH पाया जा सकता है। तो वो हम लोग ग्रुप्स देख करके समझ लेंगे। हमें ज़्यादा नाइट्रोजन बेस के ऊपर डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि हमें न्यूक्लियोटाइड बनाना है। न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ हमें नाइट्रोजन बेस को जोड़ना है, हर एक एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करना है। वो हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री में यही नाइट्रोजन बेस आपको लिख देगा, और नाइट्रोजन बेस लिख करके क्या करवा देगा? टॉटोमेराइजेशन करवा देगा, है ना। ये मानिए ना, यहाँ पे एक कार्बोनिल ग्रुप है ना, यहाँ पे ये NH होता है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये एसिडिक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैक करेगा तो टॉटोमेराइजेशन होगा, यहाँ पे OH बन जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड N आ जाएगा। ये JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है, JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है, जाके देखिएगा। क्वेश्चन क्या आपको 9 अप्रैल में जो हुआ था, डेट या टाइमिंग नहीं याद है, मॉर्निंग शिफ्ट का था मोस्ट प्रोबेबली। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था? 4 ऑप्शन दिए हुए थे। 4 ऑप्शन में पूछा था कि साहब ये बताइए कि कौन सा इसमें नाइट्रोजन बेस है। चारों ऑप्शन में इसके तो जो तीनों ऑप्शन है, तीनों में टॉटोमेराइज करके दे दिया था, और एक इसमें से उठा दिया था, उसमें भी टॉटोमेराइजेशन कर दिया था। अब कौन है साहब? लग तो रहा था कि नॉन ऑफ दिस ऑप्शन बोनस में जाएगा, लेकिन फिर बाद में दिखाई दिया कि नहीं, इसमें से एक है जो सही है, और वो भी टॉटोमेराइज करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे केमिस्ट्री की बातें होती हैं, टॉटोमेराइजेशन करके ऑप्शन देगा। तो स्ट्रक्चरल, कंप्लीट स्ट्रक्चरल एनालिसिस केमिस्ट्री के बायोमोलिकुल्स में आप लोग देखेंगे। बट हियर हम लोग को सिर्फ नाइट्रोजन बेस जानना है, ठीक है, कि साइटोसिन क्या है, थाइमिन क्या है, यूरासिल क्या है। तो हम लोग जानते हैं ये पिरिमिडीन है। नाइट्रोजन बेस 2 तरह के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन में 2 आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। प्यूरिन कब कहेंगे? जब पिरिमिडीन रिंग के साथ साथ इमिडाजोल रिंग भी पाया जाएगा, 2 डिफरेंट रिंग्स आपस में जुड़े रहेंगे, तो उस कंपाउंड को बोलते हैं प्यूरिन। क्या बोलते हैं उसको? प्यूरिन। और अगर सिर्फ और सिर्फ पिरिमिडीन रिंग पाया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? पिरिमिडीन। ठीक, पिरिमिडीन में क्या पाया जाएगा साहब? पिरिमिडीन में आपको साइटोसिन है, थाइमिन है और यूरासिल है। समझिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग यहीं पे अगर बात क्लियर कर ले और अच्छा होगा। एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। क्या क्या मैंने कहा? एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। बोलिए आप, एडेनिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। एडेनिन को हम लोग A लिख लेंगे, ग्वानिन को G, साइटोसिन का C। हर एक का पहला लेटर हम लोग, मैंने यूनिवर्सली है ये, हम सिर्फ अपने मन से लेट नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे शॉर्ट एब्रिविएशन होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है, तो ये यूनिवर्सल है, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए, यहाँ पे थाइमिन को क्या लिख देंगे? T, यूरासिल को U। अगर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन रहे ग्रुप में कहीं किसी कंपाउंड में, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन की जगह पे यूरासिल रहे, तो उस न्यूक्लिक एसिड का नेचर बदल जाता है। राइबोस शुगर भी हम लोगों ने देखा था, राइबोस शुगर हो तो अलग, डिऑक्सी राइबोस शुगर हो तो अलग। डिऑक्सी राइबोस शुगर DNA में पाया जाता है, राइबोस शुगर RNA में पाया जाता है। ठीक उसी तरह एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन के साथ थाइमिन DNA में पाया जाता है, DNA में पाया जाता है। और इसको यहाँ पे कल डिऑक्सी राइबोस शुगर, डिऑक्सी राइबोस, ये दोनों किस में पाए थे? DNA में। और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, इसके साथ साथ राइबोस, ये किस में पाया जाएगा आपको? RNA में। क्लियर? विदाउट। अब हम लोग देखेंगे इनके लिंक कैसे तैयार होते हैं। इससे पहले हम लोग देख लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। सिंपल से छोटी सी बात है, देखिए फॉस्फोरस, ये डबल बॉन्ड दे देते हैं, H3PO4 लिखे थे ना, H3PO4, इसे क्या कहा दिया था? फॉस्फोरिक एसिड। देख कितनी H+ ये एसिड रिलीज कर सकता है, तो बोलेंगे कि ये H+ रिलीज करेगा, यहाँ पे माइनस आएगा, देखिए ये भी रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। ये H+ रिलीज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा, देखिए ये भी रेजोनेंस में जाएगा। क्लियर?
ये H+ टूटेगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, ये भी रेजोनेंस में जाएगा। यानी कि ये तीनों एसिडिक हाइड्रोजन है, ये तीनों रिलीज हो जाएंगे, क्योंकि इनके रिलीज होने के बाद कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है थ्रू रेजोनेंस। ओके, तो हम बोलेंगे ये जब ये तीनों H+ ये किसी सॉल्यूशन में रिलीज कर देगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, P बचेगा। ऑक्सीजन कितने बच जाएंगे, 1 2 3 4 ऑक्सीजन बन जाएंगे, यानी कि PO4 बच जाएगा। ये ऑक्सीजन पे जब चार्ज आएगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, इसका चार्ज खत्म हो जाएगा। समझिएगा। देखिए रेजोनेंस की एक रेजोनेंस का एक क्राइटेरिया क्या है कि ओवरऑल नेट चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कांस्टेंट होनी चाहिए। देखिए क्या चीज़ है, जब ये इस पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये अब न्यूट्रल हो जाएगा। जब ये इस पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर ये इस पर डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि कोई 3 ही ऐसा ऑक्सीजन होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। सिंपल सी बात समझ लीजिएगा, जिस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच्ड है उन्हीं ऑक्सीजन पे क्या आएगा, आपका नेगेटिव चार्ज। क्लियर। PO4-3 ये क्या होगा, इसको कहते हैं फॉस्फेट, इसे कहते हैं फॉस्फेट अलग चीज़ है, फॉस्फोरिक एसिड अलग चीज़ है। फॉस्फेट कहेंगे PO4-3 को, इसे कहते हैं फॉस्फेट आयन, और H3PO4 को क्या कहते हैं, फॉस्फोरिक एसिड। अब ये जा करके जुड़ेगा, बोलेंगे ये फॉस्फोरिक एसिड जा करके किसी दूसरे OH ग्रुप से जुड़ेगा तो क्या यहाँ से अपना H उसका OH लेकर के क्या रिलीज करवा देगा, H2 रिलीज करवा देगा। फिर ये क्या लिंक बनाएगा, उस लिंक को कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे देखा जाए, है ना। इतना नोट कीजिए प्लीज़। आप लोगों ने उतार लिया, कॉपी कर लिया। हमने पढ़ा नाइट्रोजन बेस तक, ठीक है। अब नाइट्रोजन बेस को जोड़ेंगे राइबोस शुगर के साथ, राइबोस शुगर को जोड़ेंगे फॉस्फेट के साथ, फिर देखेंगे इस हर एक लिंक का नाम क्या पड़ता है, इनको हम लोग क्या कह सकते हैं। आ रही बात समझिएगा। अच्छा, कुछ पढ़ाएं आगे, एक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन जो पूरा लेक्चर पढ़ेगा वो इन क्वेश्चंस का आंसर देगा, और हम ये क्वेश्चंस लेक्चर्स के शुरुआत में भी कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन लेक्चर्स इन क्वेश्चंस को देने का मकसद यही है कि साहब बेनिफिट उसी का हो जो पूरा लेक्चर देखे, जो पूरे कामयाबी के मंजिल तय करने के ख्वाब को देख करके इस प्लेटफॉर्म पर आया है। चलिए छोड़ देते हैं बातों को। क्वेश्चन ये है, प्यूरिन और पिरिमिडिन में किसका हाई मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, जितना बड़ा कंपाउंड उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट, जितना छोटा कंपाउंड उतना कम मॉलिक्यूलर वेट। तो अभी आप जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, जो स्ट्रक्चर हमने बोर्ड पे देखे थे, उनमें से किसका स्ट्रक्चर बड़ा है। जिसका स्ट्रक्चर बड़ा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, जिसका स्ट्रक्चर छोटा होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा। अब ये आपको बता दें कॉमेंट सेक्शन में कि किसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, प्यूरिन का या पिरिमिडिन का। अगली बात, डीएनए या आरएनए में कंप्लीटली कौन पाया जा रहा था, प्यूरिन या पिरिमिडिन, पूरे प्यूरिन या पूरे पिरिमिडिन। तो हम लोगों ने ये देखा एडेनिन और ग्वानिन यही दो प्यूरिन है, और ये एडेनिन ग्वानिन जो दो प्यूरिन हैं ये डीएनए में भी थे और आरएनए में भी थे। मतलब ये कि ये प्यूरिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। तो पूछा जाएगा विच नाइट्रोजन बेस इज प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए, तो हम क्या बोलेंगे, प्यूरिन, एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, क्या पिरिमिडिन, पूरे पिरिमिडिन डीएनए और आरएनए में होते हैं, बोलेंगे नहीं। साइटोसिन दोनों में होता है, थाइमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में, यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर लिया। क्लियर, समझिएगा। ये क्या था, अपना राइबोस शुगर, ये अपना राइबोस शुगर। ठीक, हम लोग स्ट्रक्चर का डिटेल स्टडी करेंगे। ये क्या, 5th कार्बन, ये 4th, ये 3rd, ये 2nd, ये 1st। ठीक, अगर 1st कार्बन के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच हो जाए, किस कार्बन के साथ, 1st कार्बन के साथ, ये साहब इसका OH ऊपर में बनाए थे ना। ठीक,
नाइट्रोजन बेस अगर अटैच हो जाए, यहाँ पे ये OH था, तो इसे क्या कहेंगे? तो देखिएगा इस यहाँ पे हम लोग क्या अटैच करवा रहे हैं, इसके साथ क्या जुड़ जाए यहाँ पे, नाइट्रोजन बेस। क्या जुड़ जाए, नाइट्रोजन बेस। तो जब राइबोस शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। अब समझिए कि राइबोस शुगर तो सब वही रहेगा, 1 2 3 4 5, और नाइट्रोजन बेस क्या होगा, कभी एडेनिन आएगा, यानी कि प्यूरिन आएगा, एडेनिन, कभी ग्वानिन आएगा, कभी साइटोसिन आएगा, कभी थाइमिन आएगा, कभी यूरासिल आएगा। ठीक है, तो जब ये आएंगे तो नाम क्या होगा? राइबोस शुगर अगर नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ता है और अगर वो नाइट्रोजन बेस एडेनिन है तो प्यूरिन के नाम में, प्यूरिन के न्यूक्लियोसाइड में लास्ट में SINE ऐड कर देते हैं। जैसे ये एडेनिन है तो ये NINE हट, ये INE हट जाएगा, ये INE हट जाएगा और उसका नाम हो जाएगा सीन। अगर ऐड कर देंगे तो नाम हो जाएगा एडिनोसिन। क्या हो जाएगा, एडिनोसिन। ग्वानिन है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, ग्वानोसिन। ठीक है, अब यहाँ पे साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल, देखिए ये दोनों क्या थे, ये दोनों प्यूरिन थे, प्यूरिन नाइट्रोजन बेस थे। ये दोनों तीनों क्या है, पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस है। ठीक है, तो पिरिमिडिन नाइट्रोजन बेस का जब न्यूक्लियोसाइड का नाम करेंगे तो अलग हो जाएगा। साइटोसिन को कहते हैं सिटिडीन, थाइमिन को कहते हैं थाइमिडीन एंड यूरासिल को कहते हैं यूरिडीन। अलग ही लिखते हैं, इसको अलग लिखते हैं, लाते हैं। आ जाओ साहब, साइटोसिन को कहेंगे सिटिडीन, थाइमिन को कहेंगे थाइमिडीन, एंड यूरासिल को कहेंगे यूरिडीन। हाँ कि ना? अब साहब ये आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड। क्या है ये न्यूक्लियोसाइड है। बोलेंगे एडेनिन कहीं जुड़ गया नाइट्रोजन बेस के साथ। अब समझिए ये अगर एडेनिन के साथ जुड़ेगा तो ये कैसा जुड़ता हुआ दिखेगा, समझिएगा, स्ट्रक्चर को समझिएगा। ये अपना नाइट्रोजन बेस, ये इसका OH होगा ऊपर में। ठीक है, एडेनिन या ग्वानिन दोनों जुड़े तो उसका रिंग कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा। क्यों ऐसा ही होता है? देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन। अब क्या होगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन ही है। कैसा हाइड्रोजन, ये एसिडिक हाइड्रोजन। ये एसिडिक हाइड्रोजन इस पूरे ग्रुप के साथ उड़ करके कैसा लिंक बनाएगा, जल्दी बताइए। एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्यों, ये क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है। क्या है वो नाइट्रोजन बेस, और नीचे वाला क्या है, राइबोस शुगर। नाइट्रोजन बेस राइबोस शुगर जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजन बेस और राइबोस शुगर जुड़ा है तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड। क्लियर? अब देखिए तो यहाँ से H2 अगर हम लोग रिमूव करें तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में लिंक बनेगा, बना देते हैं। तो ये लिंक बन गया और क्या जुड़ गया, ये नाइट्रोजन बेस और ये राइबोस शुगर जुड़ के, ये राइबोस शुगर का 5th कार्बन, ये इसका OH, और इसे क्या कहेंगे,
ये अगर मान लो अगर ये एडेनिन है तो एडिनोसिन, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन, और दोनों को अगर कॉमनली हमको कहना है तो क्या कहेंगे, नाइट्रोजन बेस है। अब कोई भी नाइट्रोजन बेस हो, आइदर प्यूरिन हो या पिरिमिडिन हो, क्या कहेंगे उसको, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। अब देखिएगा, अगर इस स्ट्रक्चर को पिरिमिडिन के साथ देख ले तो पिरिमिडिन क्या पाया जाएगा, पिरिमिडिन रिंग, पिरिमिडिन रिंग पाया जाएगा। पिरिमिडिन रिंग अगर है तो चलिए साहब ड्रॉ करते हैं। राइबोस शुगर, ये राइबोस शुगर के पहला कार्बन, ये इसका OH, ये यहाँ का कार्बन, ये इसका कार्बन, ठीक है। यहाँ पे इस कार्बन के साथ H पाया जाता है। यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा तो साहब यहाँ पे भी क्या बनेंगे, लिंकेज एक बनेगा। यहाँ पे जो लिंकेज बनेगा ये पूरा इस कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा, ठीक है। ये भी क्या बनाएगा, ये भी राइबोस शुगर, ये नाइट्रोजन बेस, ठीक है। यहाँ पे ये भी राइबोस शुगर, ये नाइट्रोजन बेस। जब भी राइबोस शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़े तो उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जो लिंकेज पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड में जो लिंकेज पाया जाता है, इस लिंकेज को कहते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बोलते हैं, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब देखिए ये फर्स्ट कार्बन है ना, ये 9th कार्बन है ना, तो इसको कभी कभी ऐसे दे देता 1,9 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,9 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर, कोई डाउट। देखिए वो क्या था, राइबोस शुगर, एक क्या था नाइट्रोजन बेस, तो उसमें क्या पाया जाएगा 1,9 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंक। अगर उधर देखा जाए तो उधर में क्या होगा, इधर में होगा ये भी 1 और ये भी 1, ये 3 बोले थे ना, और इधर में क्या था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 था। इधर में ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 था, ये 1, ये 1, तो इसको क्या बोलेंगे 1,1 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्वेश्चन बहुत टफ होगा, बहुत टफ, जिसकी उम्मीद एकदम नहीं है, क्योंकि इस साल उम्मीद ये किया जा रहा है कि 2020 के तरह ही क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन अगर बहुत टफ हुआ ना तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ये ऑप्शन 19, 17, 15, 13, 11 करके दे सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे जब भी पाया जाएगा प्यूरिन के केस में तो 1,9 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा, ठीक है। और जब भी आपको यहाँ पे होगा तो हम क्या बोलेंगे 1,1 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा। कोई डाउट, कोई डाउट। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया न्यूक्लियोसाइड। अब बोलेंगे यहाँ पे 5th कार्बन के साथ जुड़ जाता है फॉस्फेट। 5th कार्बन के साथ क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट। जब 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग नोट कीजिए, तब तक मैं बोर्ड रब करता हूँ। थोड़ी इसको रब नहीं करते, इसी में हम लोग कर लेते हैं, रब करने की जरूरत नहीं, इसी में हम लोग ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग डीएनए और आरएनए के थोड़ा सा स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेंगे कि डीएनए कैसे बनता है, आरएनए कैसे बनता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कैसे बनते हैं, इसी में हम लोग कर लेते हैं। फिर इसकी डिटेल स्टडी की जाएगी। मतलब ये देखिए ये 5th कार्बन है ना, ठीक है। इस 5th कार्बन पे यहाँ पर आकर के जुड़ेगा आपका फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, चाहे इसमें बोलिए या फिर यहाँ पे बोलिए। ये 5th कार्बन इससे आके क्या जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। क्लियर, विजिबल है उधर कॉर्नर में देखे जाए, विजिबल है, यस विजिबल है, ठीक है। मैंने ये कहा कि अगर एक मिनट, ठीक है, मैंने ये कहा ये H3PO4 ये जो है इसके साथ जुड़ेगा तो ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन, ये पूरा OH ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा और यहाँ पे एक लिंकेज बनेगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। देखिए यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हुआ था, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन हुआ था, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन होगा, यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनेगा, डिहाइड्रेशन से। और मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बात कही थी कि डिहाइड्रेशन से ही बॉन्ड बनने हैं, डिहाइड्रेशन से बॉन्ड बनेगा। क्लियर,
ये कि जब डिहाइड्रेशन से बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा साहब, अगर राइबोस शुगर के साथ आपका फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये राइबोस शुगर के पहले कार्बन के साथ यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन बेस दिखा देते हैं, नाइट्रोजन बेस, और राइबोस शुगर के ये 5वें कार्बन के साथ, किसके साथ, 5वें कार्बन के साथ हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं फॉस्फोरिक एसिड। तो कैसे दिखाएगा, P डबल बॉन्ड O, ये ऐसे दिखाई देगा, ये कार्बन ये फॉस्फेट, यहाँ पे डिहाइड्रेशन होकर के ये लिंकेज आपको दिखाई देगा। ठीक, ये फर्दर इधर जुड़ेगा तो फर्दर इधर लिंक बनाते जाएगा। ठीक, कैसा लिंकेज बनेगा, इधर भी एक O आएगा, फिर इधर P जोड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, फॉस्फेट जब इससे जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कौन सा कहलाएगा, ये बॉन्ड जो राइबोस शुगर और इस फॉस्फेट के बीच में है, इस फॉस्फेट के बीच में, इसे क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, क्लियर, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये कैसे बना, डिहाइड्रेशन से। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बनेगा, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज डिहाइड्रेशन से। अब जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो उसको कहेंगे एडिनोसिन फॉस्फेट। क्या कहेंगे, एडिनोसिन फॉस्फेट, ग्वानिसिन फॉस्फेट, सिटिडीन फॉस्फेट, थायमिडीन फॉस्फेट, यूरिडीन फॉस्फेट, या फिर एडिनाइलिक एसिड। क्या बोल सकते हैं, एडिनाइलिक एसिड, ग्वानिलिक एसिड, सिटिडेलिक एसिड, थायमिडेलिक एसिड, यूरिडेलिक एसिड। लिख लेना है, सिटिडेलिक एसिड, थायमिडेलिक एसिड, यूरिडेलिक एसिड। ठीक है, एडिनाइलेट, ग्वानिलेट, सिटिडिलेट एंड थायमिडिलेट एंड यूरिडिलेट भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से फॉस्फेट आयन होता है ना, इसको एडिनिलेट भी बोल सकते हैं, एडिनाइलेट भी बोल सकते हैं। एडिनाइलेट जो आपका प्रोनाउंसिएशन मन करे वो बोलिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये किसका नेमिंग हो गया, अब ये नेमिंग किसका हो गया, तो हम क्या बोलेंगे इसको, हम इसी में लिख दिए करवा चौथ हो गया। क्या बोलते हैं इसको, करवा चौथ। अरे करवा चौथ का प्लेट देखा है जब ना, एक ही प्लेट में सब कुछ होता है ना, तो बोर्ड में एक ही में हौच पौच हो जाएगा तो उसको बोल देते हैं करवा चौथ। नाइट्रोजन बेस, तो अपन लोग को करवा चौथ नहीं करना, नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फेट PO4-3, फॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, आराम से देखिए, एकदम आराम से समझना है, वीडियो ज़्यादा स्लो लगे स्पीड बढ़ा लेना है। न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है, राइबोस शुगर। न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, एडेनिन। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, फॉस्फेट। यानी कि इसमें हम लोग को क्या जोड़ देना है, फॉस्फेट PO4-3, फॉस्फेट PO4-3, तभी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। आपको भी उसी में करवा चौथ नहीं करना है, फिर से आपको लिखना है, आपको फिर से नोट करना है। मेरे पास बोर्ड था, हाथ से मिटाया, लिख दिया। अगर आप अपनी कॉपी में हाथ से मिटा सकते हैं तो मिटा कर नोट कर लीजिएगा, है ना, तो फिर आप न्यूक्लियोसाइड तलाश कीजिएगा। इसलिए मेहनत करना है आपको, है ना, टाइम मुझे सेव करना है। चलिए इसको नोट कीजिए। अच्छा, ये कुछ बेसिक्स बातों को स्टडी करते हैं। हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने ये देखा, ये आपका बेस शुगर था, सॉरी बेस शुगर बोले, शुगर था, और यहाँ पे फर्स्ट कार्बन से आपका क्या जुड़ रहा था, बेस, और ये हुआ बेस और शुगर, ये क्या था, नाइट्रोजन बेस। ठीक है, ये नाइट्रोजन बेस आपका ऐड हुआ किसके साथ, शुगर के साथ। किस कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर। और यहाँ पर दूसरे कार्बन पे हमने क्या कहा, R एक होगा वेरिएबल ग्रुप जो कि चेंज हो सकता है,
क्लियर? 1 मिनट देखें, चलिए अभी 18 मिनट जो चेंज हो सकता है। क्लियर? और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विच, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, ये 4th कार्बन, यहाँ पे क्या आएगा, OH। कोई डाउट? अब हम क्या बोले थे कि इस 5th कार्बन पे क्या जुड़ जाएगा, फॉस्फेट। चलिए 5th कार्बन पे फॉस्फेट को जोड़ते हैं। ठीक है साहब, आइए समझिएगा, राइबोस शुगर है या फिर ये आर जैसा वो वैसा शुगर है, इसको सिर्फ शुगर ही लिखते हैं। अगर शुगर है और एक नाइट्रोजन बेस है तो इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है? और फॉस्फेट जुड़ गया इसके साथ तो इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में भी इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड तो बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जुड़ा तो उस न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मोनो फॉस्फेट। ठीक? बोलेंगे और एक जुड़ गया तो बोलेंगे, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड डाई फॉस्फेट। बोलेंगे और एक फॉस्फेट जुड़ गया तो और एक जुड़ गया तो इसको बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट। ठीक है? न्यूक्लियोटाइड, अब न्यूक्लियोटाइड में अगर एक फॉस्फेट है तो न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट। यहाँ से यहाँ तक तो क्या, न्यूक्लियोसाइड हम लोग पढ़े थे ना, एडिनोसिन फॉस्फेट बोलते हैं, ग्वानोसिन फॉस्फेट बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड का नाम में पढ़े थे, एडिनाइलिक एसिड भी कहते हैं, एडिनाइलेट भी कहते हैं, ग्वानिसिन फॉस्फेट भी कहते हैं, ग्वानिलिक एसिड भी कहते हैं, ग्वानिलेट भी बोलते हैं। ओके, अब हम क्या बोलेंगे समझिएगा, हम बोलेंगे अगर एक फॉस्फेट जुड़ा तो मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट जुड़ा तो डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट जुड़ा तो ट्राइफॉस्फेट। अब हम ये कह रहे हैं कि सपोज ये नाइट्रोजन बेस है एडेनिन। क्या है, एडेनिन। तो अब इस न्यूक्लियोसाइड को क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन। ठीक है? और अब इस न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट का नाम क्या हो जाएगा, एडिनोसिन, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, AMP। इसी को क्या बोलते हैं, डाइफॉस्फेट को ADP। और इसी को क्या बोलते हैं, ATP। और यही बॉन्ड टूटते हैं, यही बॉन्ड टूटते हैं तो आपको एनर्जी मिलता है। आगे बात समझ में, जब यही बॉन्ड टूटते हैं तो आपको एनर्जी मिलता है। बॉन्ड क्या है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। ठीक? तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जोड़ते हैं, इसके जस्ट आफ्टर हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर? इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद से फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, क्या क्या है, राइबोस शुगर है। राइबोस शुगर से 5th कार्बन पे क्या अटैच है, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा, राइबोस शुगर से 5th कार्बन पे अटैच है फॉस्फेट। और यहाँ पे 1st कार्बन पे क्या अटैच है, नाइट्रोजन बेस। 1st कार्बन पे क्या है, नाइट्रोजन बेस।
ठीक। और ये फिफ्थ कार्बन के हर एक के फिफ्थ कार्बन पे क्या है, फॉस्फेट, इसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट, इसके फिफ्थ कार्बन पे फॉस्फेट। और जब ये दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे कहते हैं, वो कैसे जुड़ते हैं ये पहले हम लोग देखें। ये दो न्यूक्लियोटाइड को हम लोग जोड़ के देखते हैं, समझिएगा। हम यहाँ से लिखते हैं, ये राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर हमने लिखा, जो जो इसमें पार्ट्स होने चाहिए पहले लिख देते हैं। एक तो होना चाहिए अपना ये नाइट्रोजन बेस, लीजिए साहब लिख दिए, खुश जी सर। अब ये इसके यहाँ पे फिफ्थ कार्बन पे क्या होने चाहिए, यहाँ पे इसके साथ ये अगर मान लेते हैं ये पांचवा कार्बन है तो इससे क्या जुड़नी चाहिए, इससे जुड़ना चाहिए आपका फॉस्फेट। इस फॉस्फेट का ये डबल बॉन्ड दे करके, ये डबल बॉन्ड दे करके ऑक्सीजन, इधर एक ये OH और इधर ये एक OH, और एक जो OH था उसी के साथ मिलकर के तो ये लिंक बनाया, ठीक, उसी के साथ तो मिलकर के ये लिंक बनाया, क्लियर। इसी को हम लोग क्या बोले थे, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। और क्लियरली इसको विजिबल बनाना है तो ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे लिखिए फॉस्फेट, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लीजिए, यहाँ पे OH कर लीजिए, तो यहाँ से आपको ये एस्टर की तरह दिखेगा भी, फीलिंग आनी चाहिए, दिखना चाहिए आपको, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। नीचे एक बनाते हैं तो ये क्या हो गया, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, इसको एक ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब नीचे वाला एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, क्लियर। ये नाइट्रोजन बेस, ओके, ये फिफ्थ कार्बन, ठीक, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन। अब फिफ्थ कार्बन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ेगा, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड, और मैंने क्या कहा यहाँ पे लिंकेज पाया जाएगा, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का क्या पाया जाता है, लिंकेज। तभी तो ये कार्बन से ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस, ये तो ये कैसा दिखता है। आइए यहाँ पे भी फीलिंग लाते हैं, तो फीलिंग आपको आनी चाहिए, ये देखिए एस्टर की तरह दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, क्लियर। यहाँ पे एक OH रह जाएगा और इधर ये एक OH रह जाएगा। टोटल कितने OH रहते हैं इसमें, 3 OH रहते हैं ना, कितने, 3। तो मानिए कि इधर ये एक OH जो था ये क्या बना दिया, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ये एक OH, दूसरा ये तीसरा, और यहाँ पर एक OH रहता है ना तीसरे कार्बन पर, ये इस कार्बन का थर्ड कार्बन, ये इस कार्बन का फिफ्थ कार्बन, समझिएगा, ये OH, ये भी OH, ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होगा डिहाइड्रेशन, क्या होगा, डिहाइड्रेशन, वह डिहाइड्रेशन, चलिए आप डिहाइड्रेशन करा दिए, क्या होगा यहाँ पे -H2O होगा। जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा, जब यहाँ से वाटर रिमूव होगा तो कैसा लिंकेज बनेगा, ये लिंकेज बनेगा ना यहाँ पर, ठीक। जस्ट अ मिनट, चलिए साहब मोबाइल साइलेंट में नहीं था, कॉल आ गया था, इसीलिए लेक्चर के बीच में रोकना पड़ा। देखिए आगे क्या है, तो बोलेंगे कि ये राइबोस शुगर या कोई भी शुगर, ये नाइट्रोजन बेस, ये आपका हो गया फिफ्थ कार्बन से जुड़ा ये फॉस्फेट, ओके। फिर बोलेंगे ये थर्ड कार्बन, ठीक, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुआ तो ये ऑक्सीजन आएगा, वेट, यही होता है साहब लेक्चर बनाने के दौरान, है ना। चलिए कोई बात नहीं, तमाम काम तमाम खुशियाँ अगर आसानी से मिल जाए तो फिर मज़ा कैसे आएगा, है ना। मेहनत तो दिखनी चाहिए। देखिए समझिएगा, फॉस्फोरिक एसिड में कितने OH थे, P डबल बॉन्ड O OH, P डबल बॉन्ड O OH, P डबल बॉन्ड O OH। देखिए ये पहला OH तो यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज में चला गया, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक। और ये जो दूसरा OH है, ये दूसरा OH इस थर्ड कार्बन के OH
और ये OH आपस में डिहाइड्रेशन करने के बाद ये लिंकेज बना दिया। और ये भी लिंकेज देखिए, ये भी लिंकेज कैसा है, ये भी फॉस्फोडाइस्टर की तरह ही दिख रहा है ना। अच्छा, डाइएस्टर का मतलब क्या, समझिएगा। एस्टर कैसा दिखता है, एस्टर C डबल बॉन्ड O, ये है ना एस्टर, ये O, ये O। देखिए ये इधर से भी एस्टर की तरह रिजेंबल कर रहा है, ये इधर से भी एस्टर की तरह रिजेंबल कर रहा है, दोनों साइड से एस्टर की तरह रिजेंबल करता है, इसीलिए इसको कहते हैं डाइएस्टर। यानी कि दो एस्टर की तरह की लिंकेज ये बनाता है। ठीक है, तो देखिए, तो हम क्या बोलेंगे, ये थर्ड कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन, थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, समझिएगा, राइबोस शुगर के साथ जब नाइट्रोजन बेस जुड़ा था तो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना था। वह एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज 1,9 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी हो सकता था या 1,1 एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी। दूसरी बात, जब इस राइबोस शुगर से डायरेक्ट फॉस्फेट जुड़ा तो वहाँ पे क्या बना, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, तो वहाँ पर फिफ्थ कार्बन से जुड़ा, तो यहाँ पर राइबोस शुगर से जुड़ रहा है, तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। यानी कि जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ेगा तो वो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ेगा, ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ेगा, ये न्यूक्लियोटाइड इसके साथ जुड़ेगा। जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो उनका लिंकेज किस तरह से होगा, ये हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कि डाई न्यूक्लियोटाइड लिंकेज कैसे होगा, तो हम ये कह रहे हैं, ये एक न्यूक्लियोटाइड, इसके थर्ड कार्बन का OH, ये फिफ्थ न्यूक्लियोटाइड, इससे ये फिफ्थ कार्बन, ये न्यूक्लियोटाइड का फिफ्थ कार्बन से जो फॉस्फेट जुड़ा है उसका OH ये डिहाइड्रेशन करेगा और क्या बनाएगा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो इसको बोलेंगे 3,5 या 3'5' फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। क्या बोलते हैं, 3,5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। आ रही बात समझ में। अब आप हमें ये बताइए, आरएनए जो होगा उसमें जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पाया जाएगा, सिर्फ ऐसा ही एक सिंगल चेन होगा ना, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाएगा। जब लीनियर एक सिंगल स्ट्रैंड का या फिर एक सिंगल स्ट्रैंड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बने तो उस पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी कि उस न्यूक्लिक एसिड को कहते हैं आरएनए। अब देखिए, एडेनिन पाया जाएगा, ग्वानिन पाया जाएगा, साइटोसिन पाया जाएगा, लेकिन यूरासिल पाया जाएगा, तब जाके वो क्या कहलाएगा, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसमें राइबोस शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस में यूरासिल होगा और सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। अब जब डीएनए बनाएंगे ना, डीएनए जब बनाएंगे तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगा, दोनों हेलिकली आपस में जुड़ेंगे। कैसे, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और वो हेलिकल स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसका नाइट्रोजन बेस इधर एक जो चेन फॉर्म होगा उसके नाइट्रोजन बेस के साथ जुड़ेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है, और उस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है। अब समझिएगा, ये कौन सा कार्बन है, 3 कार्बन ना, ये कौन सा कार्बन है, 5th कार्बन। अगर मान लीजिए ऐसे जाते जाए तो बीच में मान लेते हैं कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो यहाँ पर आखिर का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका थर्ड कार्बन बचेगा ना, थर्ड कार्बन फ्री होगा ना। नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं समझ में आ रहा है। अब ये राइबोस शुगर है, अगर आरएनए है तो राइबोस शुगर में यहाँ पे OH पाया जाएगा, समझिएगा, और अगर डीएनए है तो यहाँ पे H पाया जाएगा और 2 स्ट्रैंड पाए जाएंगे। लेकिन मैं इधर की बात कर रहा हूँ, ये क्या कहलाएगा, इस एंड को कहेंगे, मैंने कहा कि एक पूरा एक स्ट्रेट चेन मान लीजिए, तो यहाँ पे यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड पाया जाएगा इसका 5th कार्बन फ्री होगा ना, इसीलिए इसको कहते हैं 5'। दिख रहा है वो लाइन, गुड, क्या कहते हैं इसको, 5'। और जो नीचे में रहेगा ना, यहाँ पे थर्ड कार्बन फ्री रहेगा तो इसको कहते हैं 3'। और ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इज इट क्लियर,
अब हम लोग डीएनए का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसको नोट कीजिए। ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अब हम लोग देख रहे हैं कि जब डीएनए बनता है तो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं। डबल स्ट्रैंड आपस में जुड़ते कैसे हैं, ये बना कैसे, पहले इधर में देखते हैं फिर उधर देखा जाएगा, समझिएगा। ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये भी आपका फर्स्ट कार्बन, ऐसे उलट दिए ना 180 डिग्री रोटेट कर दिए, आपका फर्स्ट कार्बन, ठीक। और यहाँ से ये आपका फिफ्थ कार्बन, यहाँ से आपका फिफ्थ कार्बन, ये आपका थर्ड कार्बन, ये भी आपका थर्ड कार्बन, ये भी आपका थर्ड कार्बन, ये भी आपका थर्ड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, ये भी फर्स्ट कार्बन, ये भी फर्स्ट कार्बन, ये भी फर्स्ट कार्बन, ये भी फर्स्ट। समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़े इत्मीनान से हम लोग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन समझेंगे कैसे क्या होता है, फिर उसके बाद से आगे की बातें देखेंगे। ये पहला, ये दूसरा, तो ये तीसरा कार्बन, ये कौन सा कार्बन, तीसरा। ये कौन सा कार्बन जाएगा, फिफ्थ, ठीक है। फिर ये कौन सा कार्बन जाएगा, फिफ्थ। फिर ये कौन सा कार्बन जाएगा, फिफ्थ, ठीक है। लिखना चाहिए कार्बन तो लिख रहे फिफ्थ, यही ना होता है, ठीक है। ये क्या जाएगा, कार्बन, फिफ्थ कार्बन, ठीक है। ये थर्ड कार्बन, इसमें ये थर्ड कार्बन, ठीक, यहाँ पे ये थर्ड कार्बन। क्या होगा, यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन बेस होगा, यहाँ पे जो भी नाइट्रोजन बेस होगा, मान लेते हैं यहाँ पे एडेनिन है, तो हमेशा समझिएगा प्यूरिन जोड़ता है पिरिमिडिन के साथ, प्यूरिन जोड़ता है पिरिमिडिन के साथ। अगर पिरिमिडिन ए है एडेनिन, तो प्यूरिन उसके साथ आएगा थायमिन टी, ठीक है, ए और ये टी, और ये आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, दो। और अगर मान लीजिए कि अगर नाइट्रोजन बेस ग्वानिन है, तो इसके साथ जो जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस वो होगा साइटोसिन, और ये आपस में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, 3, ठीक है। अगर सी है तो इसके साथ जी आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ए जी सीक्वेंस में आए, एक का बार बार रिपीटेशन भी हो सकता है, ए भी आ सकता है, यानी कि एडेनिन के नाइट्रोजन बेस का भी सीक्वेंस आ सकता है, कोई भी नाइट्रोजन बेस सीक्वेंशियल आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एडेनिन फिर ग्वानिन फिर एडेनिन फिर ग्वानिन, ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए, इस तरह से ये लोग जुड़ गए। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या बताया था कि अगर इसके साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है इसके साथ, फॉस्फेट, तो ये इसका OH हो गया, ठीक। और यहाँ पे बीच में क्या होगा, POP लिंकेज पाया जाएगा ना, POC लिंकेज, ये C, ये, ठीक। फिर हमने कहा ये फिफ्थ कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये इसका फॉस्फेट, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये इसका OH था, ये इसका ये OH। सिमिलरली देखिए ये कार्बन, और थोड़ा छोटा करें ताकि लिंकेज देखने में सही लगे, ये ऑक्सीजन, ये P, ये डबल बॉन्ड O, काफ़ी ऊपर चला गया, O, ये P, ये डबल बॉन्ड O, ये OH और ये OH, ठीक है। आप ये मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे ये कार्बन है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस, ये इसका OH, ये इसका OH, ये डबल बॉन्ड O, ये इसका OH। यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या बनेगा, लिंकेज बनेगा। तो ये यहाँ से जाएंगे, ये से बनेगा लिंकेज, ये यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से ये लिंकेज बनेगा, फिर यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये लिंकेज बनेगा, ठीक है। तो इसको हम आसानी से जोड़ने के लिए, ऊपर वाला रहने दीजिए, इसको हम लोग जोड़ने के लिए ये क्या बता सकते हैं, सिंपल अगर दिखाना हो हम बोलेंगे ये थर्ड कार्बन, यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन, ये शुगर, ये फॉस्फोरस के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये शुगर, यहाँ पे ये शुगर,
फॉस्फोरस के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट हो गया। सिमिलरली यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन, यहाँ पे ये थर्ड कार्बन, ये अगर ज्वाइन होंगे फॉस्फोरस के थ्रू, सेम ऐसे बॉन्ड बनेगा। ये हमने देख लिया, हर एक को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब आप ये बताइएगा, यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन फ्री है ना, तो इसको कहते हैं फिफ्थ प्राइम। देखिएगा, क्या कहेंगे? फिफ्थ प्राइम। और यहाँ पे थर्ड कार्बन फ्री है ना, इसको कहते हैं थर्ड प्राइम। और यहाँ पर देखिए जो इसके साथ दूसरा स्ट्रैंड जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ये थर्ड कार्बन का फ्री है ना, तो इसको कहेंगे थर्ड प्राइम। क्या कहेंगे? थर्ड प्राइम। और यहाँ पे ये फिफ्थ कार्बन फ्री है ना, तो इसको क्या कहेंगे? फिफ्थ प्राइम। ठीक है? और ये हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं ना। और देखिए अगर ये 3 to 5 है तो ये कैसा है? 5 to 3। दोनों आपस में क्या है? एंटी पैरेलल है ना, एंटी पैरेलल। तो हम क्या बोलेंगे? ये कैसे दिखेंगे? यहाँ पे कुछ लिखना है, यहाँ पे कुछ लिखना है। ये ऐसे दिखेंगे, हेलिकल दिखते हैं। और ये अगर 3 प्राइम है तो ये आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 प्राइम। और ये अगर 5 प्राइम है तो ये यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाएगा? 3 प्राइम। ये 3 प्राइम 5 प्राइम कैसे बन रहा है, ये एंटी पैरेलल कैसे हो रहे हैं, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में देखा। लिंकेज कैसे इनका जुड़ता है, डाइन्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़ते हैं डीएनए में और आरएनए में। अब आगे बात समझिएगा कि ये एक नाइट्रोजन बेस, ये एक नाइट्रोजन बेस, तो इसको बोलते हैं बेस पेयर। क्या बोलते हैं? बेस पेयर। ये एक नाइट्रोजन बेस, ये एक नाइट्रोजन बेस, इसको बोलते हैं बेस पेयर। दो बेस पेयर की दूरी होती है, दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो है 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 नैनोमीटर। हम कोई एक याद रखेंगे, या तो एंगस्ट्रॉम याद रखेंगे या फिर नैनोमीटर। ठीक है? यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं 1 हेलिक्स। क्या बोलते हैं? 1 हेलिक्स। या फिर 1 टर्न। क्या बोलते हैं? 1 टर्न। या फिर बोलते हैं 1 पिच। क्या बोलते हैं? 1 पिच। क्या बोलते हैं? या फिर क्या बोलते हैं? 1 पिच। या फिर क्या बोलते हैं इसको? 1 स्पाइरल। क्या बोलते हैं? 1 स्पाइरल। वन स्पाइरल मतलब 1 हेलिक्स, 1 टर्न, 1 पिच या फिर 1 स्पाइरल में टोटल कितने ये बेस पेयर होते हैं? तो देखिए ये यहाँ पे ऐसे ऐसे और ये यहाँ पे टर्न किया है, वहाँ पे भी तो बेस पेयर पाया जाएगा ना, लेकिन पीछे की तरफ होगा ये। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने होंगे टोटल? 10। टोटल 10 बेस पेयर। टोटल 10 बेस पेयर। टोटल 10 बेस पेयर किसमें? 1 हेलिक्स में या फिर 1 टर्न में या फिर 1 पिच में या फिर 1 स्पाइरल में। ठीक है? तो हमें ये बताइए एक बेस पेयर के बीच में, यहाँ पे एक बेस पेयर, यहाँ पे एक बेस पेयर, दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है? हम बोलेंगे 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.34 एंगस्ट्रॉम। तो हम बोलेंगे 1 पिच या फिर 1 टर्न या फिर 1 हेलिक्स, इसमें कितने लेंथ होंगे? तो बोलेंगे कि एक का अगर 3.4 एंगस्ट्रॉम है तो इस 10 का लेंथ कितना हो जाएगा? इस 10 का लेंथ कितना हो जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे जो खाली जगह है, यहाँ पे इसको बोलते हैं माइनर ग्रूव। क्या बोलते हैं? माइनर ग्रूव। यहाँ पे जो बड़ा खाली जगह है यहाँ पर, इसको बोलते हैं मेजर ग्रूव। क्या बोलते हैं? मेजर ग्रूव। साहब ये माइनर ग्रूव मेजर ग्रूव का क्या फंक्शन है? तो इस माइनर ग्रूव में
या फिर इस मेजर ग्रुप, फिर ये माइनर ग्रुप, फिर ये मेजर ग्रुप, फिर ये मेजर ग्रुप, ये माइनर ग्रुप, इसमें क्या फ़र्क है? इसमें फ़र्क क्या है समझिएगा। ये जो मेजर ग्रुप है, इस मेजर ग्रुप में ही आकर के ज्वाइन होता है जब डीएनए पैकेजिंग आप पढ़िएगा, और जो हिस्टोन प्रोटीन डीएनए में आकर के कॉइल होता है, तो इसी मेजर ग्रुप में डीएनए हिस्टोन प्रोटीन आता है, इसी मेजर ग्रुप में आकर के हिस्टोन प्रोटीन ज्वाइन होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के बीच का यहाँ पे जो एंगल होता है, ये 36 डिग्री होता है। ठीक है, क्लियर? ये तमाम चीज़ आप लोगों ने देखा कि दो बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है, वन हेलिक्स का डिस्टेंस लेंथ कितना होगा। यहाँ से हम लोग जो है टोटल एक डीएनए का लेंथ भी पता कर लेते हैं कि एक डीएनए का लेंथ कितना होगा। आ रही बात समझ में? मान लीजिए कि अगर नंबर ऑफ बेस पेयर, अगर किसी डीएनए में नंबर ऑफ बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁹ है, 6.6 और 10⁹ बेस पेयर है, ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा? लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा? अगर नंबर ऑफ बेस पेयर 4.6 इंटू 10⁻6 है, नंबर ऑफ बेस पेयर कितना? 4.6 इंटू 10⁻6 है बेस पेयर, तो लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक, अगली बात क्या रह गई इसमें? अब हमें ये बताइएगा, यहाँ पे टोटल बेस पेयर कितने हो गए? वन हेलिक्स या फिर वन टर्न या फिर वन पिच में टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हो गए? 10। ये बताइएगा यहाँ से यहाँ तक हमने 1 2 3 4 5 6 लाइन टाना। मैंने कहा यहाँ पे एक यूनिट है, यहाँ पे एक यूनिट है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मैंने कहा 6 यूनिट डाला। मैंने कहा ये भी ए है, ये भी ए है, ये सब ए, ये भी सब है, टोटल कितने ए होंगे? तो आप कहिएगा इधर 6 इधर 6, 12 ए होंगे। तो मैंने ये कहा यहाँ पे जो ए है इसको मान लीजिए ये राइबोस शुगर है, ये शुगर है, डीएनए है तो डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो मैंने कहा कि ये शुगर है, तो वन हेलिक्स में कितने शुगर पाए जाएंगे? तो आपने कहा इधर ए, तो इधर 6 तो 12। ठीक उसी तरीके से वन पिच या वन हेलिक्स में टोटल 10 लाइन पाए जाते हैं, 10 लकीरें पाई जाती हैं। तो एक लकीर पर 2 शुगर, तो 10 लकीर पर 20 शुगर। एक लकीर से, अब यहाँ पे मैंने कहा यहाँ से एक फॉस्फेट जुड़ेगा, तो यहाँ से भी एक फॉस्फेट जुड़ेगा, यहाँ से एक फॉस्फेट, तो यहाँ से एक फॉस्फेट। तो टोटल वन हेलिक्स में कितने फॉस्फेट? तो 20 फॉस्फेट। वन हेलिक्स में कितने बेस पेयर? तो 20 बेस पेयर। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से कुछ न्यूमेरिकल्स आप लोग लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन के कनेक्शन जब होंगे, एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे? ग्वानिन साइटोसिन के साथ या साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा तो कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? ये क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? अब आगे देखिए, ये पूछता है कि 2 डीएनए दे देगा, बोलेगा कौन सा डीएनए स्टेबल है। अब आप हमें बताइए, कोई कंपाउंड है जो 20 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, कोई कंपाउंड है जो 15 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, स्टेबल कौन होगा? यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा ना, इसलिए कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ग्रेटर विल बी स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम बोलेंगे अगर कोई ऐसा डीएनए है जिसमें जी और सी का लिंकेज ज़्यादा है तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उसी में ज़्यादा होगा, और जिस डीएनए में जी और सी का लिंकेज ज़्यादा होगा, जिस डीएनए में नंबर ऑफ जी और सी लिंकेज ज़्यादा होगा उस डीएनए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उस डीएनए के कंपैरेटिवली जिसमें जी और सी का लिंकेज कम है। देखिए ना, यहाँ पर ए है, यहाँ पे ए और टी है, यहाँ पे भी ए टी है, 2 और 2 4, ये भी तो 2 लिंकेज है, 2 और 2 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये भी तो 2 लिंकेज है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 6 हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हर एक यूनिट पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा। क्लियर? तो उस तरह से ये स्टेबिलिटी बढ़ा देता है जी और सी का लिंकेज। आ रही बात समझ में? इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कंप्लीट लेक्चर अच्छे से देखिए, नोट करके लिखिए, जहाँ पे डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछा कीजिए। इंशाल्लाह हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे कंप्लीट लेक्चर देखने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बी मोटिवेटेड एंड फोकस ऑन योर गोल विच यू वांट टू अचीव।